हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए फिर से हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी कि फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के पार्ट 2 देखेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 यानी कि 50 के आगे ऑब्जेक्टिव देखने के साथ साथ उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को भी देखेंगे जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए किस तरह हूबहू बोर्ड एग्ज़ाम के तौर पर तैयार किया है। मॉडल सेट जो है देख सकते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में भी आएगा और आप लोग अभी एक बार ज़रूर पढ़ लें इसको, इंस्ट्रक्शन जो कि आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और टाइम का भी बचत होगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह तैयार किया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में 1 से 50 तक यानी कि 1 से 50 तक क्वेश्चन देखा और इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक प्लस सब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की और तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि सांख्य के अनुसार पुरुष है, सांख्य के अनुसार जो है पुरुष क्या है, तो सांख्य के अनुसार पुरुष चेतन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मानव और शरीर के बीच दर्शकता किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं, तो यह किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं, तो यह करते हैं समानांतरवाद यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है मन और शरीर के बीच स्पिनोजा किस प्रकार के संबंध को स्वीकार करते हैं, तो यह करते हैं तो अंतःक्रियावाद यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर अंतःक्रियावाद। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, अनुभववादियों के अनुसार जो है ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो नवीन यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, बुद्धिवादियों के अनुसार जो है ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो इसके अनुसार निश्चित भी है, उसके बाद अनिवार्य भी है और सार्वभौम भी, यानी कि सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि विबिंदु शाश्वत होते हैं, तो यह जो है किसी कहा, तो यह जो है लाइबनिज ने कहा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर लाइबनिज। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, कांट के समीक्षावाद पर जो है प्रभाव है, तो यानी कि अनुभववाद भी और बुद्धिवाद का यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वस्तुवाद किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, तो किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, तो यह संबंधित है तत्व मीमांसा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर तत्व मीमांसा से। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निक्षेप विलक्षण और सार्वभौम है, यह जो है लॉक के अनुसार यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने माना है, यह माना है स्पिनोजा ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही उत्तर स्पिनोजा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह मानता है कि यथार्थ ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होता है, तो यह कौन है, तो यह हो जाएगा बुद्धिवाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर बुद्धिवाद। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन यह मानता है कि ज्ञान का भविष्य ज्ञान में स्वतंत्र होता है, यानी कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह मानता है कि ज्ञान का विषय ज्ञाता से स्वतंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका वस्तुवाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है तर्कशास्त्र और गणित की प्रतिज्ञापियों होते हैं, तो कौन होते हैं, तो यह होते हैं सार्वभौम और अनिवार्य, यानी कि दोनों, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय है, देकार्त के अनुसार जो है ईश्वर का प्रत्यय है जन्मदाता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, जन्मजात ईश्वर का प्रत्यय है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ज्यामिति विधि का दर्शन में प्रयोग किया है? किसने किया है? यह जो है स्पिनोजा ने किया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संदेहवादी है? तो यह है ह्यूम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ह्यूम। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुभववाद का समर्थक है? तो कौन अनुभववाद का जो है समर्थक है? तो यह है मतलब लॉक भी है, उसके बाद बर्कले भी है, ह्यूम भी, यानी कि सभी जो है क्या है अनुभववाद के समर्थक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन बुद्धिवादी है? तो कौन बुद्धिवादी है? तो अस्तिनीजा बुद्धिवादी है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, अस्तिनीजा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रागनुभाविक ज्ञान में विश्वास नहीं करता है? तो कौन है? यानी कि वर्कले, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, वर्कले जो है प्रागनुभाविक ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि दृश्यते इति वर्तते? यानी कि किसने कहा है कि दृश्यते इति वर्तते? तो यह जो है वर्कले ने कहा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा मानस अनुभव पूर्ण टेबुला राजा के समान है, किसका कथन है? यह कथन है लॉक का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने जन्मजात प्रत्यय का खंडन किया? किसने जो है जन्मजात प्रत्यय का जो है खंडन किया? तो यह किया लॉक ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ईश्वर को नेचुराटा किसने कहा? नेचुरा और नेचुराटा किसने कहा? यानी कि यह किसने कहा? यह स्पिनोजा ने कहा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो लाइबनिज ने किया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार गुणों की संख्या है? लॉक के अनुसार जो है गुणों की संख्या है, तो गुणों की संख्या 2 है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लॉक के अनुसार प्रत्यय होते हैं? लॉक के अनुसार प्रत्यय होते हैं यानी कि सरल और जटिल दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान होता है? कांट के अनुसार जो है यथार्थ ज्ञान होता है संश्लेषात्मक और प्रागनुभवित, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, संश्लेषात्मक और प्रागनुभविक। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस दार्शनिक ने कहा है कि सरल प्रतियों के निर्माण में हमारी वृद्धि निष्क्रिय रहती है? यह जो है किसने कहा? तो यह है लॉक ने कहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि बुद्धिवाद का अंत अंधविश्वास में तथा अनुभववाद का अंत संशयवाद में होता है? ऐसा जो है किसने कहा है? तो ऐसा कहा है कांट ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय दार्शनिक प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है आध्यात्मिक असंतुष्टि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कारण को भवात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किसने माना है? यह माना है यानी कि अरस्तु ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है? कारण का जो है गुणात्मक लक्षण किया है, तो यानी कि पूर्ववर्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पीटर सिंगर ने किस नीतिशास्त्र को प्रतिपादित किया है? यह जो है किया है अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, यानी कि ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कारण और कार्य बराबर है यह दर्शाता है, यानी कि कारण और कार्य बराबर है यह दर्शाता है गुणात्मक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है चिकित्सकीय नीतिशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यानी कि भ्रूण हत्या, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि नीतिशास्त्र विश्लेषण करता है? नीतिशास्त्र जो है विश्लेषण
करता है तो आचरण और आदर्शों का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अनासक्त कर्म को कौन सिखाता है? अनासक्त कर्म जो है कौन सिखाता है? तो यह सिखाता है गीता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रदूषण की समस्या का संबंध है, प्रदूषण की समस्या का संबंध है पर्यावरण नीति शास्त्र से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणमूलक युक्ति कहा जा सकता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणतामूलक युक्ति कहा जा सकता है? यह कहा जा सकता है यानी कि तात्विक युक्ति को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का जो है दूसरा नाम क्या है? तो व्यवहारिक नीतिशास्त्र, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, व्यवहारिक नीति शास्त्र। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तात्विक युक्ति के समर्थक हैं? कौन है तात्विक युक्ति के समर्थक? यानी कि अरस्तु, ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका कहना है कि करियर विचार से अनिवार्यता काशित होता है? यह जो है कौन किसका कहना है? तो यह कहना है यानी कि परियोजना मूल युक्ति, प्रयोजन मूला युक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रयोजन मूला युक्ति। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा दर्शन का एक शाखा है, शिक्षा दर्शन का एक शाखा है, दर्शन का एक शाखा है, तो यह है दर्शन शास्त्र की। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो पर्यावरण की विषय वस्तु जो है व्यवसाय से जुड़ी नैतिक समस्याएं, ये नहीं है, उसका मीडिया से जुड़ी नैतिक समस्याएं, नैतिक एवं मानसिक मुद्दाएं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर्यावरण से जुड़ी होगा, पर्यावरण संरक्षण होता और जो है ये सब पर्यावरण से जुड़ी होता, तो ये सब इसमें से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो शिक्षा दर्शन का आधार जो है प्रकृतिवाद भी है और अध्यात्मवाद भी है, यानी कि दोनों हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण के प्रकार है, यानी कि पर्यावरण के प्रकार है, तो पर्यावरण के प्रकार भौतिक भी पर्यावरण के प्रकार है, मानसिक भी पर्यावरण के प्रकार है और आध्यात्मिक भी पर्यावरण का प्रकार, यानी कि सभी जो है इसका प्रकार है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन करता है, व्यापार नीति शास्त्र जो है अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है? यह करता है व्यापार से जुड़ी नैतिकता का, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है कांट, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? यह जो है किसके दर्शन में जो है समाप्त होता है? यह होता है कांट के दर्शन में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं? बौद्ध दर्शन में जो है दुख के 4 कारण है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इस तरह हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अब जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें से जो आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से मात्र 15 क्वेश्चन बनाना है, 50%, और आपको जो प्रश्न जैसा जहाँ से आता है वहाँ से आप लोग 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। 30 में से 15 आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और जो आपको बने, जो आसान लगे, जो याद है वो बना सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 31 से 38 तक, यानी कि इसमें से कोई जो है 4 प्रश्न बनाना है जिसका 5 अंक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपको एग्जाम में आसान लगे वो सब बना सकते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को रोक के चाहे तो आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं, अभी एग्जाम में टाइम है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।